हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे केन्स के आय तथा रोज़गार के सिद्धांत के बारे में। केन्स का ये आय तथा रोज़गार का सिद्धांत केन्स की बुक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में दिया गया है, जो 1936 में पब्लिश हुई थी। केन्स का ये सिद्धांत और केन्स का ये अर्थशास्त्र, जिसे जनरल थ्योरी के नाम से जाना जाता है, ये बेसिकली ये 1929-30 में आई वैश्विक महामंदी के ऊपर आधारित है, या ये कहें वहाँ से ही इसका जन्म हुआ है। क्योंकि 1929-30 से पहले केन्स खुद जिस विचारधारा में विश्वास रखता था, 1929-30 की महामंदी के बाद उन परिस्थितियों को देखते हुए केन्स ने अपनी विचारधारा में बदलाव करने की सोची और उसे अपनी विचारधारा में बदलाव करने की ज़रूरत महसूस हुई। केन्स से पहले व्यापार, आय तथा रोज़गार के संबंध में जो सिद्धांत प्रचलित था या जो धारणा दृष्टिकोण प्रचलित था, वो था परंपरावादी दृष्टिकोण। और परंपरावादी दृष्टिकोण के अनुसार उनका ये मानना था कि अर्थव्यवस्था में हमेशा संतुलन रहता है और संतुलन की स्थिति में अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार होता है। और अगर कभी कोई बेरोजगारी होती है या कोई असंतुलन होता है तो वो अपने आप ही ठीक हो जाता है। यानी परंपरावादी दृष्टिकोण ये मानता था कि अर्थव्यवस्था में स्वतः समन्वय पाया जाता है, कि अगर किसी भी प्रकार का असंतुलन होता है, चाहे वो मुद्रा बाजार में हो, चाहे वो वस्तु बाजार में हो, चाहे वो पूंजी बाजार के अंदर हो, वह अपने आप ही दूर हो जाता है कीमतों की लोचशीलता के द्वारा। कीमतों में मांग और पूर्ति के आधार पर कीमतों में परिवर्तन होगा और उसके द्वारा जो भी असंतुलन है वो स्वतः ही दूर हो जाएगा। और इस पर जो परंपरावादी दृष्टिकोण था, उनका ये मानना था कि अर्थव्यवस्था के अंदर जो बाजार है वो मुक्त होना चाहिए। यानी वो एक मुक्त पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में के पक्षधर थे, उसी के बारे में बात करते थे। और वो पूर्णतः ये कहते थे कि अर्थव्यवस्था को बाजार की मांग और पूर्ति की शक्तियों के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए, और मांग और पूर्ति की शक्तियां अपने आप अर्थव्यवस्था के अंदर संतुलन लेकर के आएंगी और अर्थव्यवस्था में कुशलता, कार्यकुशलता बनी रहेगी, एफिशिएंसी बनी रहेगी और किसी भी प्रकार का असंतुलन नहीं होगा तो वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। पहले केन्स भी ऐसा ही मानता था, लेकिन 1929-30 की महामंदी के दौरान कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा था जो अपने आप से ठीक हो रहा हो। ब्याज की दरें बहुत कम थी, लोवेस्ट लेवल पर थी अपने, लेकिन उसके बावजूद निवेश नहीं बढ़ रहा था। उत्पादकों के पास, उद्यमियों के पास बिना बिके माल का स्टॉक पड़ा हुआ था। तो उत्पादन बहुत था लेकिन पूर्ति नहीं हो रही थी। मतलब उत्पादन बहुत था, पूर्ति बहुत थी, लेकिन मांग नहीं हो रही थी। मतलब पूर्ति अपनी मांग का निर्माण स्वयं नहीं कर पा रही थी। तो सेका बाजार नियम भी वहाँ पर पूर्णतः फेल हो चुका था। तब केन्स ने विचार किया कि आखिर क्या ऐसा है जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था के अंदर ये महामंदी है और वो अपने आप से ठीक नहीं हो रही। तब केन्स ने प्रभावपूर्ण मांग के बारे में बात की। केन्स ने कहा कि एक विकसित पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर जो चीज़ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, जिसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत होती है, वो होती है प्रभावपूर्ण मांग। और केन्स ने माना कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार सामान्य स्थिति नहीं है, बल्कि ज़्यादातर अपूर्ण रोजगार पाया जाता है और अति उत्पादन भी संभव है। क्योंकि जितनी आय होती है व्यक्ति की, वह अपनी पूरी की पूरी आय को खर्च नहीं करता है, बल्कि उसके कुछ भाग को बचा लेता है। इस वजह से अर्थव्यवस्था के अंदर जितनी पूर्ति होती है उतनी मांग नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था के अंदर अति उत्पादन की समस्या हो सकती है। और अति उत्पादन की समस्या होने पर अर्थव्यवस्था के अंदर अपूर्ण रोजगार की स्थिति होती है, लेकिन अपूर्ण रोजगार की स्थिति में भी अर्थव्यवस्था संतुलन में हो सकती है। तो केन्स का ये मानना था कि अर्थव्यवस्था के अंदर संतुलन सामान्य स्थिति नहीं है,
संतुलन को केन्स ने परिभाषित किया कि संतुलन एक ऐसी स्थिति है जब कुल मांग और कुल पूर्ति या समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर होती है। तो ये जो स्थिति है संतुलन की, आवश्यक नहीं है कि ये स्थिति सिर्फ पूर्ण रोजगार की अवस्था में ही मिले। कुल मांग कुल पूर्ति के बराबर पूर्ण रोजगार से पहले भी हो सकती है, यानी अपूर्ण रोजगार की स्थिति में भी हो सकती है। पूर्ण रोजगार की स्थिति में भी कुल मांग कुल पूर्ति बराबर हो सकते हैं और पूर्ण रोजगार की अवस्था के बाद भी कुल मांग और कुल पूर्ति बराबर हो सकते हैं। तो 3 तरह के संतुलन के बारे में केन्स ने कहा, जिनमें से केन्स ने जोर दिया कि अर्थव्यवस्था के अंदर ज़्यादातर अपूर्ण रोजगार पाया जाता है और अपूर्ण रोजगार या अति उत्पादन का कारण केन्स ने कहा प्रभावपूर्ण मांग की कमी। और ऐसा ही केन्स ने कहा था 1929-30 की महामंदी के बारे में कि 1929-30 की महामंदी का कारण था प्रभावपूर्ण मांग की कमी की। अर्थव्यवस्था के अंदर मांग नहीं थी जो पूर्ति के बराबर हो सके, तो उस मांग की कुल मांग की कमी के कारण ही अर्थव्यवस्थाओं के अंदर अति उत्पादन था और उन्हीं के कारण अर्थव्यवस्थाओं के अंदर बेरोजगारी फैली हुई थी। अब केन्स ने जो कहा कि अर्थव्यवस्था के अंदर संतुलन की स्थिति तब प्राप्त होती है जब कुल मांग कुल पूर्ति के बराबर होती है, और इसी समय में केन्स कहता है कि बचत तथा निवेश भी बराबर होते हैं। पर केन्स ने जिस बचत और निवेश की बात की है वो परंपरावादी दृष्टिकोण वाला बचत और निवेश नहीं है। परंपरावादी दृष्टिकोण में बचत और निवेश बराबर होते हैं रियल सेंस में, यानी वास्तविक बचत और वास्तविक निवेश बराबर होते हैं। लेकिन केन्स जिस बचत और निवेश के बराबर होने की बात कर रहा है वो है आयोजित बचत तथा आयोजित निवेश। अब हम केन्स की संतुलन की धारणा को एक टेबल के द्वारा उसको समझेंगे। इस टेबल में हम ये दिखा रहे हैं कि किस प्रकार अर्थव्यवस्था के अंदर संतुलन का निर्धारण होता है, कब, जब कुल मांग तथा कुल पूर्ति बराबर होती हैं, यानी AD बराबर AS कुल मांग, या इसे हम ये भी कह सकते हैं कुल व्यय, और यह है कुल पूर्ति यानी कि आय। तो रोजगार का निर्धारण कैसे होगा केन्स के अनुसार? तो हमने इसके पहले कॉलम में लिया है हमने रोजगार के स्तर को, यानी जिसको हम दिखा रहे हैं N से, और वो है लाख में, यानी जो रोजगार की टर्म्स हैं वो लाख में दी गई हैं। फिर दूसरे कॉलम में है पूर्ति जो करोड़ में है, और कुल पूर्ति या कुल आय एक ही बात है, कुल पूर्ति या आय एक ही बात है। तो अगर अर्थव्यवस्था के अंदर रोजगार 0 है, मतलब हमने साधनों को रोजगार पर लगा ही नहीं रखा, तो इसका मतलब उत्पादन भी नहीं होगा। लेकिन उत्पादन न होने पर भी अर्थव्यवस्था के अंदर कुछ ना कुछ उपभोग ज़रूर होता है। वो उपभोग पुरानी बचतों, जो उससे पिछले समय की जो बचतें हैं उनका प्रयोग करके भी वो उपभोग किया जा सकता है। तो उपभोग कुछ ना कुछ ज़रूर होता है, और इस उपभोग को स्वतंत्र उपभोग कहा जाता है, जो आय के 0 होने पर भी किया जाता है, क्योंकि एक न्यूनतम उपभोग अर्थव्यवस्था के अंदर अवश्य ही होता है, भले ही उस समय में आय के अंदर कोई वृद्धि ना हो रही हो, भले ही उस समय में रोजगार में कोई वृद्धि ना हो रही हो। यहाँ पर निवेश हमने लिया है, और निवेश कितना है 200, ठीक है। अब अगर रोजगार को बढ़ाया जाता है, ठीक है, अगर रोजगार को बढ़ाया जाता है यानी 10 लाख रोजगार अगर हो जाता है, तो मान लीजिए कि उत्पादन कितना हो जाता है या पूर्ति कितनी हो जाती है, 600 हो जाती है। अब जब आय बढ़ी है, पूर्ति या आय बढ़ी है, तो उपभोग भी बढ़ेगा। केन्स का उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम इसका आधार है, क्योंकि उसके ऊपर आधारित है ये धारणा केन्स की कि जब आय में वृद्धि होती है तो उपभोग में भी वृद्धि होती है, लेकिन उपभोग में होने वाली वृद्धि आय में होने वाली वृद्धि से कम होती है। इसलिए जब आय 0 से बढ़कर के 600 हुई, तब उपभोग 400 से बढ़कर के 800 हुआ। आय में वृद्धि 600 है, लेकिन उपभोग में वृद्धि कितनी हुई है, केवल 400 की। तो उपभोग की वृद्धि आय की वृद्धि से कम है। निवेश को यहाँ पर केन्स ने लिया है स्वतंत्र निवेश, जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा।
मतलब क्योंकि वो आय के स्तर पर निर्भर नहीं करता है। यहाँ हम किस चीज़ का प्रभाव देख रहे हैं, आय का और रोजगार का। तो ये आय के स्तर पर निर्भर नहीं करता है, ये आय के स्तर से स्वतंत्र है, इसलिए ये कैसा है, स्वतंत्र निवेश है। फिर यहाँ पर हम निकाल रहे हैं कुल मांग को, या ये कह लीजिए कुल व्यय को। कुल व्यय क्या होता है, केन्स के अनुसार जो आय है, आय बराबर होती है उपभोग तथा बचत के, यानी जितना हमने उपभोग किया और जितना बचत किया, और जो कुल मांग है या ये कह लीजिए कि कुल व्यय है वो किसके बराबर होता है, उपभोग तथा निवेश पर, निवेश के बराबर। क्योंकि हम जो उपभोग करते हैं, या तो जो मांग है, या तो हम जितनी आय हमने कमाई है या तो उसे हम खर्च करते हैं किसके ऊपर, उपभोग व्यय के ऊपर, या फिर किसके ऊपर खर्च करते हैं, निवेश व्यय के ऊपर। तो व्यय के दो भाग होते हैं, उपभोग व्यय और निवेश व्यय। और आय में क्या है, आय को हमने उपभोग पर खर्च किया या फिर उसे बचत कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुल मांग या कुल व्यय को निकाल रहे हैं, जो कैसे आएगा, C+I करके आएगा। तो हमने पहले वाले स्टेप में कर लिया, 400 उपभोग था और निवेश कितना था, 200, तो ये कितना आ गया, 600। जब और यहाँ साथ के साथ ही हम निकाल लेते हैं बचत को भी। बचत कैसे आएगी बच्चों, बचत कैसे आएगी, बचत आएगी जब हम इस उपभोग को क्या करेंगे, इधर ले आएंगे, यानी y में से उपभोग को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, बचत। तो जब हमारी इनिशियल लेवल पर 0 आय थी और उपभोग कितना था, 400, तो हमने माइनस कर दिया, तो कितनी आ गई बचत, -400 आ गई। 10 हो गया जब रोज़गार, तो उत्पादन बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा जब रोज़गार बढ़ा है, और आय बढ़ेगी, यानी 600 हो गई। जब आय बढ़ी है तो उपभोग भी बढ़ेगा, लेकिन जितनी आय बढ़ी है उतना नहीं बल्कि उससे कम। तो आय 600 बढ़ी थी जबकि उपभोग कितना बढ़ा, 400। निवेश उतना ही है क्योंकि स्वतंत्र निवेश है। फिर उपभोग को इससे और इससे प्लस करके हमारे पास क्या आ गया, कुल व्यय या कुल मांग। और बचत कैसे आएगी, ये आय और आय में से उपभोग को माइनस कर देंगे, 600 में से 800 माइनस करेंगे तो -200 आ जाएगा। फिर ऐसे ही 20 हो गया, तो मान लीजिए कि आय कितनी हो गई बढ़ करके 900, उपभोग कितना हो गया 1000, और निवेश तो 200 ही आएगा। तो अब फिर से हमारा जो कुल मांग है वो कैसे आएगी, 1000 उपभोग और निवेश कितना है 200, दोनों को प्लस करके कितना आ गया, 1200। दूसरी तरह हम यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, बचत को निकाल रहे हैं। बचत कैसे आएगी, आय में से उपभोग को माइनस करके। देखो ध्यान से कि कुल मांग कैसे आएगी, C और I को प्लस करके, और बचत कैसे आएगी, Y में से यानी कि आय में से उपभोग को माइनस करके। तो ये -100 आ गया। फिर अगर और रोज़गार बढ़ाया जाता है, यानी और लोगों को और साधनों को काम पर लगाया जाता है, और 30 के बराबर हो जाता है रोज़गार, तो फिर आय में वृद्धि होगी। मान लीजिए कितनी होगी, 1200। तो उपभोग भी बढ़ गया, कितना हो गया, मान लीजिए ये 1200 हो गया। हमने इससे कम ही बढ़ाया, अभी भी ये 300 बढ़ा है, यहाँ पर कितना बढ़ा है, 200 ही बढ़ा है, ठीक है। और निवेश तो हमारा 200 ही है। इन दोनों को प्लस करके हमारे पास क्या आ गई, कुल मांग आ गई या कुल व्यय आ गया। और ये 1200 में से 1200 जब हमने माइनस किया तो 1200 ही क्या थी, आय थी, और 1200 ही क्या था, उपभोग था। हमने इसे माइनस किया तो हमारे पास 0 बचत, यानी बचत कुछ भी नहीं है। अब उससे पहले नेगेटिव चल रही थी, अब 0 आ गई। फिर जब 40 हो गया रोज़गार, तो ये 1500 हो गया, ये 1400 हो गया, दोनों को प्लस करके 1600 आ गया। अब कितनी है बचत, 1500 में से 1400 माइनस कर दिया तो 100 आ गई। फिर जब 50 हो गया तो ये 1800 हो गया, 1600, ये दोनों प्लस करके ये 1800 हो गया, ये 200 हो गया। जब 60 आया तो ये इस तरीके से हमने निकाल लिया। अब यहाँ देखो, जब रोज़गार 50 है, ठीक है, उस समय देखो कुल आय कितनी है या कुल पूर्ति कितनी है, 1800, और साथ में कुल मांग कितनी है, 1800। इसका मतलब ये क्या आ चुका है, संतुलन आ चुका है। कौन सा संतुलन, जब कुल मांग और कुल पूर्ति एक दूसरे के बराबर हैं। अब केन्स कहता है कि जिस समय कुल मांग कुल पूर्ति एक दूसरे के बराबर होते हैं यानी संतुलन में होते हैं, बिल्कुल उसी समय ही बचत और निवेश भी बराबर होते हैं। हम देख सकते हैं बचत कितनी है, 200, और निवेश कितना है, वो भी 200 है, ठीक है। तो ये संतुलन की स्थिति है। अब केन्स ने इसे ऐसे समझाया है कि जब तक
जब तक रोज़गार हम बढ़ा रहे हैं, आय बढ़ रही है, उपभोग बढ़ रहा है, निवेश बढ़ रहा है, कुल मांग बढ़ रही है, जब तक कुल मांग कुल पूर्ति से ज़्यादा रहती है तब तक रोज़गार में वृद्धि होती है। तो देखो आप, जैसे यहाँ पर क्या है, कुल मांग ज़्यादा है, हर लेवल पर आप कंपेयर करके देखो कुल मांग क्या है, कुल पूर्ति से ज़्यादा है, तो रोज़गार के बढ़ने की प्रवृत्ति है। लेकिन इसके बाद अगर और रोज़गार को बढ़ाया जाता है तो क्या होता चला जाएगा कि आय जो व्यय है, कुल मांग है, वो कितनी हो गई 2100, लेकिन ये देखो कुल पूर्ति कितनी है 2300। इसका मतलब कि मांग सिर्फ 2100 इकाइयों की हुई या 2100 के बराबर हुई, जबकि कुल पूर्ति कितनी हुई 2300। मतलब क्या है, 200 क्या बच गया, बिना बिका माल बच गया। ठीक है, उत्पादकों के पास 200 के बराबर क्या बच गया है, बिना बिका माल बच गया है, यानी ये अति उत्पादन है। और जब अति उत्पादन होगा तो जो उत्पादक हैं वो उत्पादन करना कम कर देंगे, क्योंकि उनके पास बिना बिका बचने लग गया है सामान, तो उत्पादन कम कर देंगे। उत्पादन कम करेंगे तो इसका मतलब साधनों को क्या करेंगे, निकालना शुरू करेंगे, रोज़गार देना बंद करेंगे, श्रमिकों को निकालना शुरू करेंगे, तो रोज़गार क्या होगा, घटने लग जाएगा। तो जब कुल मांग कुल पूर्ति से कम हो जाती है तो रोज़गार के घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है, और जब कुल मांग कुल पूर्ति से ज़्यादा रहती है तो रोज़गार के बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अब इसी चीज़ को हम किससे कर सकते हैं, इस डायग्राम से कर सकते हैं। ठीक है, अब इस डायग्राम में हम दोनों चीज़ें एक साथ ही दिखाएंगे। इस डायग्राम में हम दोनों चीज़ें एक साथ दिखाएंगे, यानी ऊपर वाले डायग्राम में हम कुल मांग और कुल पूर्ति का संतुलन दिखाएंगे, और नीचे वाले डायग्राम में हम क्या दिखाएंगे, बचत तथा निवेश का संतुलन दिखाएंगे। ठीक है, ये हमारा है कुल पूर्ति वक्र या आय वक्र, जो 45 डिग्री के कोण पर है, जैसा कि केन्स ने माना हुआ है। ठीक है, और जो स्वतंत्र निवेश है वो आपको पता ही है, क्योंकि हमने टेबल के अंदर 200 ले रखा है, क्योंकि स्वतंत्र निवेश लिया है केन्स ने, तो ये क्या आ गया, हमारा आई आ गया। ठीक है, उसके बाद हमें क्या लेना है, इसके अंदर उपभोग लेना है। मान लीजिए उपभोग कितना है, यहाँ से शुरू हो रहा है, और क्योंकि उपभोग क्या है, आय के ज़ीरो होने पर भी कुछ ना कुछ ज़रूर है, मतलब कि उपभोग वक्र ज़ीरो से शुरू नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे आय बढ़ेगी उपभोग भी बढ़ेगा। मान लीजिए यहाँ से ही शुरू हो रहा है। ठीक है, मैंने इसको सिंपल रखने के लिए इसे यहीं से ले लिया है कि यहाँ से शुरू हो रहा है। अब ये भी ऊपर बढ़ेगा, लेकिन उतना नहीं जितनी के आय बढ़ रही है, तो ये क्या आ गया हमारा सी। ठीक है, ये क्या आ गया, उपभोग आ गया है। ओके, अब हमें क्या करना है, कुल मांग बनानी है। ठीक, कुल मांग कैसे आएगी, इन दोनों को जोड़ करके। ठीक है, उपभोग तथा निवेश को जोड़ करके ही मांग आएगी ना। तो अब हम क्या करेंगे, इस वक्र में इस वक्र को जोड़ देंगे। यहाँ तो जोड़ना बड़ा आसान था, यहाँ थोड़ा सा मुश्किल है, पर उतना मुश्किल नहीं है। ये पैरेलल है, पूरी की पूरी लाइन आप देख लीजिए पैरेलल है। एज इट इज़ इतनी डिस्टेंस हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे तो बस प्लस हो जाएगा। सिंपल सा है, जितना ये है इतना ही हम इसके ऊपर ले लेंगे, और बिल्कुल इसके पैरेलल इसको ऊपर ऐसे ले जाएंगे। यहाँ हम इसे भी थोड़ा ऊपर बढ़ा देते हैं, ये AS आ गई, और ये क्या आ गई हमारी AD। ठीक है, ये कुल मांग आ गई। अब हमें क्या करना है, नीचे वाले में क्या बनाना है, हमें बचत तथा निवेश को। यहाँ पर संतुलन आ चुका है। ठीक है, यहाँ क्या हो गया है, कुल मांग कुल पूर्ति दोनों क्या हो चुके हैं, बराबर हो चुके हैं। अब हमें नीचे वाले डायग्राम में क्या करना है, बचत और निवेश को बनाना है। तो निवेश तो ये बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, ये बन गया निवेश। तो जितना ऊपर था उतना ये यहाँ पर बना दिया हमने। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके अंदर बचत निकालनी है। अब ये थोड़ा सा मुश्किल काम है कि हमें दो वक्र को माइनस करना है। अब हमें करना क्या है, ये हमारी आय है AS। ठीक है, ये आय है, और आय में से हमें क्या करना है, इस उपभोग वक्र को माइनस करना है। माइनस करने का सिंपल सा तरीका है, 2-3 पॉइंट्स हमने लेने हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं। देखो आय वक्र ये है, आय 0 है, और उपभोग कहाँ है, उपभोग यहाँ है। तो 0 में से कुछ घटाएंगे तो वो क्या जाएगा, माइनस में जाएगा।
तो जितना ये ऊपर प्लस में है इससे, यानी उपभोग जितना आय से ज़्यादा है उतना ही वो कहाँ चला जाएगा, नीचे माइनस में चला जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ये इतना निशान लगा लिया कि इतना नीचे है, तो एक पॉइंट मिल गया। अगला पॉइंट हम ये ले लेते हैं, जब हमारा उपभोग और आय दोनों बराबर हैं, जब उपभोग और आय बराबर हैं तब क्या होगा, तब बचत क्या होगी, ज़ीरो होगी। आप टेबल में भी देख सकते हैं कि जब उपभोग और आय दोनों बराबर थे तब बचत क्या थी, ज़ीरो थी। ये हमें तीसरा पॉइंट मिल चुका है, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, एक दो पॉइंट और ले लेने हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हम ये वाला पॉइंट ले लेते हैं उसके बाद, ठीक है, यहाँ पर। तो अब ये देखो यहाँ पर इस पॉइंट पर ये हमारी थी y नॉट इनकम, ये है y1, ये है y2, ये y नॉट, ये y1 और ये है y2, ओके। अब ये इतनी आय है हमारे पास, ठीक है, इसमें से इतना उपभोग मुझे माइनस करना है, तो इतने में से इतना माइनस करेंगे, कितना बच जाएगा, ये इतना बच जाएगा। जितना ये है इतना हम यहाँ रख के इसमें निशान लगा देंगे, ठीक है। और इन तीनों पॉइंट्स को, ये जो हमारे पास तीनों पॉइंट्स आ चुके हैं, इन्हें हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। तीनों पॉइंट्स को हम ऐसे मिला देंगे, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है ये, यहाँ आ गया। तो अगर हमने ये जो सब्ट्रैक्शन एडिशन है सब कुछ सही किया है, तो ये जो पॉइंट है हमारा, ये बिल्कुल इस वाले संतुलन बिंदु के, ये अगर आपने बिल्कुल सीधी सीधी लाइनें सही से लगाई हैं, मेरा हाथ टेढ़ा हो रहा था इसलिए पता नहीं चल रहा ठीक से, तो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, थोड़ी सी लाइनें इधर उधर चली गई हैं, क्योंकि वीडियो बनाते हुए थोड़ा सा मेरा हाथ टेढ़ा हो रहा था। तो जहाँ पर कुल मांग तथा कुल पूर्ति तथा कुल मांग बराबर थे, बिल्कुल उसी के नीचे यहाँ पर बचत और निवेश और बचत बराबर होंगे। बस ये संतुलन आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं हम कि संतुलन केंद्र ने क्या कहा, कहाँ पर होगा, जहाँ कुल मांग और कुल पूर्ति बराबर होगी। और ये जो संतुलन है ये अपूर्ण रोजगार संतुलन है। क्यों है अपूर्ण रोजगार संतुलन? क्योंकि अभी भी रोजगार अगर बढ़ाया जाएगा तो उत्पादन बढ़ेगा। अभी भी एएस जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, इसका मतलब अभी तक पूर्ण रोजगार नहीं आया है। क्योंकि जब पूर्ण रोजगार आएगा तो हमारी जो एएस वक्र है वो कैसी हो जाएगी, सीधी खड़ी रेखा हो जाएगी, वाई अक्ष के पैरेलल हो जाएगी। तो इसका मतलब ये जो संतुलन है वो अभी तक पूर्ण रोजगार से पहले की स्थिति में है, यानी अपूर्ण रोजगार संतुलन है, ठीक है। तो ये है केन्स का आय तथा रोजगार का सिद्धांत। आज इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।